Hello student, welcome back to our channel. I am Jyoti Patel from Tapovan Group of School. Today we are going to our new lesson, new chapter, that's the forest and wildlife resources. So start our lesson by their introduction. So start our introduction. The existing progress and development of men is depend on the resources. We have been fulfilling our needs by getting them from a natural since earlier time, wherein the forests are considered to be a very important resources. A general meaning of forest is a accumulation of trees, shrubs, herbs or grasses. In natural vegetations, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. This is called the virgin vegetation. Now, such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarban, and remote area of the Thar desert. स्टूडेंट, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमको ये चीज़ बताई है कि किस तरह से पहले के टाइम से ही हम अपने नेचर पे किस तरह से डिपेंडेड है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम अभी जो भी चीज़ें सेटिस्फाइड करे, जैसे कि एज अ वुड या तो अपना जो कोई भी चीज़, अगर आप डोमेस्टिक यूज़ करने वाली सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर के साथ जुड़ी हुई है. इन शॉर्ट, हमारा जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए. और जनरली अगर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ लाइन में लिखा है द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट. कि आप फॉरेस्ट किसको बोल सकते हो, कि फॉरेस्ट के अंदर कौन सी चीज़ों का इंक्लूडिंग होता है. तो आप मानोगे या आप समझते हो कि फॉरेस्ट के अंदर जनरली ट्रीज, स्कर्ब्स, फिर हर्ब्स और ग्रासेस का इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे आप जो घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी का एक एरिया होता है, वो जहाँ पे एक साथ इकट्ठा होती हैं उसको आप फॉरेस्ट बोल सकते हो. साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें कि नेचुरल जो वेजिटेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग हैं, तो विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर कोई चीज़ ग्रो होती है नेचर के थ्रू तो हम उसको वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं. वर्जिन वेजिटेशन के अंदर ये आता है कि जिसके अंदर ह्यूमन के कोई भी हेल्प के बिना वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है. फॉर एग्जांपल, जो फॉरेस्ट होती हैं, जो ग्रासेस होती हैं, जो हर्ब्स होते हैं, जो स्कर्ब्स मतलब होते हैं, उन सभी का जो ऑटोमेटिक ग्रो या होता है उनको आप वर्जिन वेजिटेशन बोल सकते हो. नाउ सच टाइम इन इंडिया दे आर ओनली अवेलेबल इन हिमालयाज. फिर उसके बाद है सुंदरवन के अंदर है, एंड सच टाइप ऑफ थार डेजर्ट. नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. Generally, the classification of the forest is according to different criteria. Is depend on the criteria. You know very well. You have been studying in the classification on the forest on the basis of the climate in standard 9. In, in according to our book, चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 9 के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एक टॉपिक आया होगा. एक चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा, और इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं. बट नाउ करंटली इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कुछ दो ऐसे फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि उनके बेस पे किस तरह से फॉरेस्ट डिवाइडेड है. So let's begin. Here we will be know about the three types of the forest on the basis of administration, ownership and management. यहाँ पे हम तीन टाइप के जो हमारे फॉरेस्ट डिविजन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कौन से हैं ये फॉरेस्ट के डिविजन्स. लेट्स सी हियर. Types of forest according to administration.
अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उसके हिसाब से टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस यहाँ पे दिखाई दी है। और उसमें से हम पहला बात कर रहे हैं रिजर्व्स फॉरेस्ट। रिजर्व्स फॉरेस्ट मतलब क्या? रिजर्व्स फॉरेस्ट का मतलब ये कि सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट directly. They have no any chance to anyone who can interfere these types of forest. आप ये बोल सकते हो कि इस टाइप के फॉरेस्ट में आप कोई भी टाइप के छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। हियर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन लूबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड और फॉर परस्यूटिंग। अगर एक एग्जांपल दिया जाए कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं या तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, अब उनकी कमी या तो फॉर फ्यूचर अगर वो कहीं गुम ना हो जाए, दैट्स वाई गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है कि उनका कोई भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो या तो इनकी कमी ना हो जाए, इस वजह से इस पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने जो बात की थी उसका एक दूसरा एग्जांपल दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। इसके अंदर लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। अब ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आपको थोड़ी बहुत छूट छाट मिलती है। अब किसके थ्रू मिलती है? बाय अ लोकल पीपल। अब लोकल पीपल होते हैं उनके थ्रू आपको जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनका एक्टिविटी के लिए आप अपने यूज़ कर सकते हो। कैसी एक्टिविटी होती है? ग्रेजिंग। अब ग्रेज का मतलब चराना होता है कि कहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनको चराने के लिए आपको कुछ एरिया चाहिए। अब वो एरिया आपके लिए लोकल पीपल परमिटेड करते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके थ्रू आप कोई भी ट्रीज को हार्म ना पहुंचा सको। Without any harm, you can use the collection of wood and graze their animals. आप कोई भी ट्रीज को हार्म किए बिना वहाँ पे उस एरिया पे आप अपने एनिमल्स को चरा सकते हो। साथ ही साथ जो वुड्स टूटे हो या सूखे हो या गिरे विरे हो उनका कलेक्शन कर सकते हो। ऐसे एरिया को बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है unclassified forest. Unclassified forest, that means those forests are still not classified. There is no restrictions on trees felling or animals grazing. अब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, और साथ ही साथ लोकल पीपल भी इसको ग्रांट या परमिशन नहीं देती। ये ऑटोमेटिकली सभी के लिए ओपन होता है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यहाँ पे आप अगर चाहो तो अपने एनिमल्स को चरा सकते हो, साथ ही साथ अपने जो ट्रीज हैं उनको फिलिंग्स करवा सकते हो। ये सारे चीज़ें आप यहाँ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर कर सकते हो, बट ये बहुत रेयरली है क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट बहुत कम पाए जाते हैं। अब चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड into 3 types on the basis of ownership, administration and management aspect. अब इस चैप्टर के अंदर हमने 3 फॉरेस्ट के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में समझा कि कौन से थे। तो ऑनरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। इसके अंदर
उनके बेसिस एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। कब कैसे कैसे एस्पेक्ट हैं तो आप देख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट एस्पेक्ट हियर। द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट फॉरेस्ट, सेकेंड है कम्युनिटी फॉरेस्ट, थर्ड है प्राइवेट फॉरेस्ट. According to our classification, they are divided in 3 categories. First, state forest. अब स्टेट फॉरेस्ट की बात आएगी तो कंट्रोल जैसा कुछ आएगा. अब कंट्रोल की बात आएगी तो गवर्नमेंट आएगा. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच अ फॉरेस्ट. Most of the forests of the country fall under this category. अब अगर आप ये बोल सकते हो कि हमारी इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है उसमें से मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट है वो अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल है. आप उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते. जिसके अंदर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल है वो सीधे का सीधा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का होता है. नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट. Community forest, that means a local self-government institutions like a gram panchayat, municipalities, corporations, district panchayat have to control over such a forest. अब ऐसे फॉरेस्ट की बात हो रही है कि जो कुछ लेवल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं कि जिनके अंडर आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर गांव के आसपास कोई फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल और रूल्स एंड रेगुलेशंस किसका होगा? एज यू नो अ ग्राम पंचायत. और हो सकता है कि कोई शहर का इलाका हो, शहर के आसपास कोई फॉरेस्ट आया है, उस शहर के इलाके के जो फॉरेस्ट है उसका जो कंट्रोलिंग है वो म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन कर सकता है या तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कर सकता है. ये एरिया वाइज अकॉर्डिंग होता है कि कुछ अगर बहुत बड़ा लेवल का, अगर आप मान सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ तो उस पर डायरेक्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ राइट एंड कंट्रोल आएगा. अगर कोई गांव के पास का अगर फॉरेस्ट है तो उस पर किसका कंट्रोल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत. इट्स अ डिवीजन. आप इसको कंपैरिजन कर रहे हो द स्टेट फॉरेस्ट एंड कम्युनिकल एज अ फॉरेस्ट. स्टेट फॉरेस्ट के अंदर ये होता है कि जिसके ऊपर ऐसे फॉरेस्ट कि जिसके ऊपर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? कंट्रोल होता है. एंड अदर थिंग्स द कम्युनिटी फॉरेस्ट कि दैट मीन्स ये है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर गांव के पास की इलाके की अगर फॉरेस्ट है दैट मीन्स वहाँ का जो कंट्रोल होगा वो डायरेक्टली ग्राम पंचायत का होगा. Last point है private forest. Such a forest is owned by individual. Such a forests are found more in Orissa, Meghalaya, Punjab, हिमाचल प्रदेश. प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर किसी एक पर्सन का हक, दैट मीन्स एक पर्सन की हुकूमत होती है. समथिंग लाइक दैट कि किसी ने उस एरिया को इट मे बी खरीदा होता है, परचेज किया होता है, या तो उनके फोर फादर्स से मिली हुई उनकी जो ज़मीन होती है या तो वो फॉरेस्ट होता है और उसके ऊपर उन्हीं का ही सिर्फ हक होता है. अब ऐसे फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडिया है उसके अंदर उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. ऐसे प्राइवेट फॉरेस्ट बहुत ही कम होते हैं बट इन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा दिखता है क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट बहुत ही कम पाए जाएंगे. यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट फॉरेस्ट है, उसके बाद है कम्युनिकल फॉरेस्ट एंड लास्ट है प्राइवेट फॉरेस्ट. बट आज भी ऐसे कई ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे प्राइवेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. तो come to our next point. What was our next? Yes. What is a deforestation? And look at the picture. You can see the images. What is it? It's called a deforestation. Generally, what do you mean by a deforestation? Exactly, the deforestation, that means you are cutting a tree by according to continue and no replanting any other trees. Yes.
डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन इज व्हेन फॉरेस्ट are destroyed by cutting trees and not replanting them. डिफॉरेस्टेशन का एक सिंपल ही फंडा है कि जिसके अंदर आप जंगल के जो पेड़ हैं उसको कट कर रहे हो एंड उसके अगेंस्ट में आप कोई भी पेड़ ग्रो नहीं कर रहे. इन शॉर्ट, कटिंग किए हुए पेड़ के सामने आप कोई भी न्यू प्लांट या ट्री ग्रो नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स it's called a deforestation. Sometimes deforestation happen when a people change a land into a farms, rechards and cities. अब ये डिफॉरेस्टेशन कभी कभी हालातों के ऊपर होता है. इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन. अब जैसे कि व्हेन अ पीपल चेंज द लैंड इनटू फार्म. अब कभी कभी जो फॉरेस्ट है उसकी जगह पे अगर उसको फार्म बनाना है तो इट मे बी दे कैन डिस्ट्रॉय सम ट्रीज और कुछ रिचार्ड्स मतलब बागान होते हैं. उन बागान जो बगीचे होते हैं उनको बनाने के लिए भी कुछ पेड़ों को आपको कटिंग करना पड़ता है. सम टाइम सिटी एरिया अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आपको पेड़ को कट करना पड़ता है. That are the main reason for cutting a tree and for the deforestation. The most common causes for the deforestation is obtaining wood. अब सबसे कॉमन चीज है वो है पेड़ों का जो लकड़ियां हैं वो लेने का. दैट मीन्स जो वुड है वो वुड लेने के लिए हम सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं. That means we are using more and more products like a product which are obtained in wood. जो हमको वुड में से मिलता है वैसी चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट्स वाई ना, यही हुआ ना, दैट्स वाई ही तो वुड की डिमांड बढ़ी है. दैट मीन्स फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है. एंड फ्यूल. फ्यूल मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जो फॉरेस्ट के अंदर ही आए होते हैं और वो फ्यूल को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. दिस डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स लीडिंग टू दैट डेथ. अब इससे नुकसान सिर्फ हमको नहीं होता. अब जैसे हमको नुकसान हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है जो एटमॉस्फेयर में हो, एटमॉस्फेयर में वो डे बाय डे बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा. बट उसकी नेगेटिव इफेक्ट एनिमल्स पे भी हो रही है क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द फॉरेस्ट. इसीलिए इसका मेन रीज़न भी आप बोल सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. अब कौन से इम्पैक्ट होते हैं, कौन से हमको इफ़ेक्ट्स होती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये ह्यूमन बींग्स कि डिफॉरेस्टेशन का आखिर क्या क्या नुकसान हो सकता है. तो द लॉस ऑफ द ट्रीज एंड द अदर वेजिटेशन कैन कॉजेज क्लाइमेट चेंज. सिंपल सा फंडा स्टूडेंट, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पे होगा, क्लाइमेट पे होगा, मौसम होगा. हमारी जो जलवायु है, जो मौसम विभाग है उस पे ही हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू अवर रूल कि 4 महीने ठंडी, 4 महीने बारिश और 4 महीने जो गर्मी होती है उसका वो शेड्यूल पूरा का पूरा चेंज कर देगा. इट मे बी जो गर्मी का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है. इट मे बी जो रेन का लेवल है वो बढ़ सकता है. दैट मीन्स इम्बैलेंस आवर क्लाइमेट. नेक्स्ट है डिसर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, फेवर क्रॉप्स, flooding, increasing greenhouse gases in the atmosphere, and the host of the problem from ingredients people in. एंड सबसे इफेक्टिव है कि सॉइल इरोजन. यू नो वेरी वेल सॉइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉइल इरोजन. अब अगर पेड़ कटिंग होगी तो बारिश ही नहीं होगी.
कहीं पे कम बारिश होगी तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी। आपने कहीं सुना ही होगा कि बादल आसमान में फट गए, दैट मीन्स कहीं पे बारिश का भंडार लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जो सॉइल होता है उसका जो ऊपर का लेयर अगर पानी के बहाव में बह जाएगा तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग है कि क्रॉप्स को भी नुकसान होता है। अगर कहीं पे बारिश नहीं होती तो क्रॉप सूख के खराब हो जाएंगे। अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा बारिश की होने की वजह से वो उसके अंदर सड़ जाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन फॉर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स। सेकेंड, फ्लडिंग बाढ़ आना। देन आफ्टर ग्रीन हाउस इफेक्ट, you know very well the temperature of the atmosphere is continually increased by which gases like a CSO, that means क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, टेम्परेचर को गर्म करेगा और हमारा जो एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट है वो चेंज होगा। That means increase the greenhouse gases in atmosphere. Next है like a host of problems of the indigenous people, like जैसे कि कुछ ऐसे पीपल्स को जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं या तो इधर के एक जगह रहते, उनका कोई परफेक्ट प्लेस नहीं होता है, वैसे जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उनकी आप क्या कर रहे हो, उनका जो घर है आप वो तोड़ रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगा, एक सर्वाइव होगा। आपने नेक्स्ट पॉइंट समझ लिया, द सॉइल इरोजन डिस्ट्रक्शन सॉइल लाइक एक्सपोर्ट्स ऑफ द सन हीट्स एंड दैट मीन्स दैट कि इंक्रीज द लेवल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग is continue increasing by a deforestation. नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप सभी को पता है कि एक क्या होता है, किस तरह से प्रोसीजर होती है। अगर फॉरेस्ट की वजह से अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, यू नो वेरी वेल। व्हेन द फॉरेस्ट आर डिफॉरेस्ट and the atmosphere, water body and the water table are all affected. इन शॉर्ट, डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट हमारे वाटर साइकिल पे भी हो सकता है, जहाँ पे पानी की कमी या तो कहीं पे भी पानी ज़्यादा होने की वजह से वाटर साइकिल इनबैलेंस हो सकता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से हीटिंग का लेवल बढ़ सकता है। इट्स ओनली एंड ओनली हैपन बाय अ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू नो बायोडाइवर्सिटी इट्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको ये इम्पैक्ट हो सकता है। एंड लास्ट है क्लाइमेट चेंज। वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेमेडीज फॉर अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब कौन से रेमेडीज़ हैं कि हम किस तरह से अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल द कंजर्वेशन, दैट मीन्स बचाना या तो सेव करना। एंड गिवन द सम स्टेप्स which are taken by us, how we can preserve our forest, like for the conservation of forest following steps can be taken. कौन से स्टेप्स लेने होंगे, लाइक फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट is a national problem, so it must be treated with a perfect coordination between the forest department and other department. ये एक याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको हैंडल करने के लिए आप हर एक डिपार्टमेंट को साथ में बैठ कर एक कोलाब्रेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। सेकंड है द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट is of a vital important, so we must get them involved in this national task. अब जो लोग, याद रखिएगा कि जो लोग अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक
पार्टिसिपेशन करते हैं वो लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमको उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना है और उनको नेशनल टास्क के अंदर पार्टिसिपेटेड करवाना है। नेक्स्ट है द कटिंग ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप एट ऑल कॉस्ट। याद रखिएगा, किसी भी कीमत पे हमको अपने पेड़ों की कटिंग को स्टॉप करना है। Afforestation or special program like a One Mahotsav should be a launch on the grand scale. Afforestation that means opposite to deforestation. अब डिफोरेस्टेशन का मतलब होता था पेड़ों की कटिंग करना, एफोरेस्टेशन का मतलब हुआ पेड़ों को ग्रो करना, दैट मीन्स उनको प्लांटेशन करना, उनको ग्रो करना। एंड स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, इनका क्या करना है, आपको लॉन्च करना है, अवेयरनेस बतानी है, लोगों को अवेयर करना है कि हाउ मच फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस। अवर नेक्स्ट रेमेडीज फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन का नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल फंक्शंस फेस्टिवल शुड बी प्रीसीड विद अ ट्री प्लांटेशन। एक छोटी सी पहल है स्टूडेंट, अगर आप समझोगे तो बहुत ही यूनिक चीज़ है कि अगर हम कोई भी फंक्शंस करते हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर एक न्यू प्लांटेशन ट्री का करे तो ये एक नई सोच है। अगर किसी का बर्थडे है तो केक कटिंग करने के साथ साथ अगर वो बच्चा एक प्लांट को ग्रो करता है तो ऐसे कई सारे बच्चों का बर्थडे आएगा, उस बर्थडे के अंदर वो एक एक प्लांट को ग्रो करते करते कितने सारे प्लांट्स को हम एक ट्री बना सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल, अगर आप समझो तो सेलिब्रेशन हुआ। कटिंग ऑफ द ट्रिमर एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे टिम्बर्स होते हैं कि चंदन की लकड़ियाँ होती हैं या तो बहुत सारे एक्सपेंसिव जो ट्रीज़ होते हैं उनका वुड का यूज़ हम करते हैं, उसका क्या करना है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड करना है। रिस्ट्रिक्शन मतलब उनको नाबूद करना है, उनके ऊपर कंट्रोल कर देना है कि वो लोग ऐसे वुड का यूज़ कटिंग के लिए ना करें। नेक्स्ट है ग्रासलैंड शुड बी अ जनरेटेड। सिंपल है, जितने भी एरिया है वहाँ पे हमको ग्रास लैंड क्या करना है, जनरेट करना है। रीजनरेट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो एनिमल्स होती थी वो एनिमल्स अगर जो ग्रेजिंग के लिए, जो चरने के लिए जो फॉरेस्ट के अंदर चली जाती थी, अगर वो एक ग्रास लैंड पे आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट के अंदर जो ग्रास है वो कोई भी एनिमल चरेगा नहीं। तो हम अपने फॉरेस्ट को एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स से भी बचा सकते हैं। जनरली जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो जो ग्रास होता है उसको खाने में यूज़ करती हैं। अगर हम ग्रास का रीजनरेट करें तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो एनिमल्स कहीं और नहीं जाएंगी, वो एक ही जगह जहाँ पे उन्होंने ग्रास खाया है तो उसी इलाके के अंदर अगर रीजनरेट किया जाए तो हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। Next, a Forest Conservation Act 1980 should be strictly implemented to check deforestation. हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन बिना रीज़न या तो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना अगर फॉरेस्ट को कट कर रहा है तो उसको जेल या तो पेनल्टी भी हो सकती है। ये हमारा गवर्नमेंट का रूल है। नेक्स्ट है several central of exclusions have been set up and the award should be instituted. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिसके अंदर हम अपने जो भी डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए जितने भी सेमिनार या तो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें या तो उसको अवार्ड दिया जाएगा तो इस बेस पे आप लोगों को क्या कर सकते हो, मोटिवेट करके हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट 1 इज कंप्लीट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके लिए थैंक यू।